वेलकम बैक टू नवदा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे कंट्री के लिए। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी टाइमलाइन से। तो 14 अगस्त 1947 आज़ादी की जस्ट एक रात पहले एक कमेटी बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कमेटी बनाई थी ये देश के फंडामेंटल राइट्स तय करने के लिए थी। इस कमेटी में अलग अलग जैसे कि फंडामेंटल राइट, यूनियन पावर कमेटी, ये सब इंक्लूडेड थी। फिर बात करते हैं 29 अगस्त 1947 की। सबसे बड़ा काम इसी कमेटी का था जो कि थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उनके साथ 6 और माहिर लोग थे। वो जो मेंबर्स थे N. गोपालास्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। ये सारे जो नाम हैं ये इम्पॉर्टेंट नाम हैं क्योंकि इन सब का बहुत मेजर रोल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे वो थे जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नरसिंह राव। लेकिन ये जो 6 मेंबर्स जिनका मैंने अभी नाम लिया था इनको 2 मेंबर्स में से चेंज हो गए थे क्योंकि जो BL मित्तर थे उनको रिप्लेस कर दिया था माधव राव ने और DP खेतान की डेथ के बाद उनको रिप्लेस कर दिया था कृष्णा जी ने। अब हम बात करते हैं आगे पार्टीशन के टाइम पे। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हो गया था इसका प्रोसेस आज़ादी से ठीक एक रात पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। और इस कमेटी के अंदर 389 मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया उसके बाद इसके अंदर 299 मेंबर्स रह गए थे। अब बात करते हैं इसको बनने में कितना टाइम लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। टोटल 11 सेशंस हुए थे और जिसको 166 डेज़ का टाइम लगा था। तो ये टाइमलाइन याद रखनी ज़रूरी है। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़। तो 24 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 2 कॉपीज़ रेडी हो गई थी, एक इंग्लिश कॉपी और एक हिंदी कॉपी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये रेडी हो गया था। 24 जनवरी को इसकी दोनों कॉपीज़ प्रिंट हो गई थी और उसके बाद 26 जनवरी को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, जस्ट 24 के 2 दिन बाद। इसको बनाने में काफ़ी खर्चा आया था, लेकिन हम ये सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है क्योंकि ये जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आप शो पिक्चर भी कह सकते हैं, तो ये डिक्लेयर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारा जो देश है वो किसी भी फॉरेन कंट्रोल में अंडर नहीं है। जैसे पहले वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, अब वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि हमारे यहाँ पर कोई भी रिलीजन फॉलो किया जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फिर आता है डेमोक्रेटिक, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको लोग चुनते हैं, वो तानाशाही नहीं है। फिर आता है रिपब्लिक की जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो है हमारे प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला प्रोविज़न है वो है आर्टिकल 45। जो आर्टिकल 45 है वो डिक्लेयर करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिले। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14। इसके अंदर एक और राइट दिया गया, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्र एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल जो 29 और 30 है वो माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए। जो सेक्शन 29 है वो ये कहता है कि अगर किसी की भी जो लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है वो माइनॉरिटी में आती है, उनको लगता है कि वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, तो वो उसको पास राइट है उसको कंजर्व करने का। और किसी भी सिटीज़न को डिनाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता, स्पेशली जो स्टेट फंडेड स्कूल है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल है। फिर आता है आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटीज़ को पूरा हक देता है कि वो अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं या फिर अलग अलग रिलीजन के अलग अलग स्कूल होते हैं जो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं।
फिर आता है आर्टिकल 46। जो आर्टिकल 46 है, ये संविधान के कहता है कि सरकार को एससी और एसटी या फिर जो कमज़ोर वर्ग के बच्चों हैं उनको एजुकेशनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट का स्पेशल ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एससी एसटी के बच्चों के लिए फ़ीस वेव हो जाती है, यानी कि उनके लिए फ़ीस कम होती है या फिर सीट रिजर्व होती है, तो इसकी वजह से वो पीछे ना रह जाए, ये आर्टिकल उनका ध्यान रखता है। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 26 पे। जो आर्टिकल नंबर 26 और 28 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। इसके अंदर बोला है कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन की पढ़ाई नहीं हो सकती। स्पेशली जो स्टेट फंडेड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वो सरकारी स्कूल है, इसके अंदर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। और अगर वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर पूरा फ्री है कि उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है वो अटेंड करने की, अगर उसके रिलीजन या उसके रिलीजन के अलावा कोई और वहाँ पर बात की जा रही है। फिर आती है इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग। इसको 350 ए में भी या 30 ए में भी काउंट किया जा सकता है। ये हर स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में ले, यानी कि जो बच्चे की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर अगर वो पढ़ेगा तो उसी वो आगे लेके जा सकता है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 351 की। आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है और ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें ताकि पूरे इंडिया का एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बन सके। इसको को मेंटेन करने के लिए हिंदी दिवस के फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 15 है वो वुमेन एजुकेशन के लिए है। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेस पर भेदभाव नहीं होगा और 15(3) कहता है कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाई जा सके ताकि उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। तो आज हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। थैंक यू।